तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल से थोड़ा सा कंप्यूटेशनल एरिया की तरफ आते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो बातें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी उनको यहाँ पर दोबारा से री एम्फेसाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकली सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। हमारे पास लेट से एग्जाम्पल नंबर 1 एक एग्जाम्पल है और उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है आपको। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 5 मिलियन। कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है और उस कंपनी के 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अर्निंग्स पर शेयर ₹0.40। अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है और अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू 0.4 दी हुई है। पे आउट रेशो इज 60%। अच्छा, पे आउट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब ये होता है कि जो कमाया उसमें से कितना बांटा जा रहा है। 60% के पे आउट रेशो का मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 60 डिविडेंड के तौर पे दे देती है और 40 रुपये रिटेन अर्निंग्स में रह जाते हैं जो वो री इन्वेस्ट करती है और उससे वो आगे ग्रोथ करती है। यानी कि अगर अर्निंग्स पे शेयर 0.4 है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 0.4 का डिविडेंड दिया होगा, बल्कि उसके 60% का ही सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दिया होगा और बाकी 40% बिजनेस में रिटेन किया होगा, रखा होगा, उससे बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होगा। डिविडेंड पेड 2 years अगो ₹0.22 पर शेयर। अब आपके सवाल में ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि कोई पास्ट का डिविडेंड दिया हुआ हो, बोला जाए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले XYZ अमाउंट का डिविडेंड पे किया गया था। सर ये क्यों दिया हुआ होगा? ये इसलिए दिया हुआ होगा जनरली कि आपसे सवाल डिविडेंड का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करवाना चाह रहा होगा। एक बहुत पुराना डिविडेंड दिया हुआ होगा, एक आज का डिविडेंड होगा और पुराने और आज के डिविडेंड को देखते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप डिविडेंड की ग्रोथ रेट देखोगे कि जो डिविडेंड है ना वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। एवरेज सेक्टर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 10। यानी कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है, उसका जो पीई रेशो होता है मुख्तलिफ कंपनीज का, उसका एवरेज 10 है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%। मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे कंप्यूट किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% एज इट इज़ दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या है आपसे? कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की आपको टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग्स रेशो मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मॉडल में सिंपली आप कंपनी की एक शेयर की वैल्यू ढूंढने के लिए उसके अर्निंग्स पर शेयर को उसके पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हो। अर्निंग्स पर शेयर कंपनी का करंट अर्निंग्स पर शेयर भी हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक अर्निंग्स पर शेयर भी हो सकता है और पीई रेशो इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशो भी हो सकता है। किसी और कंपनी जो मैं समझता हूँ कि मेरी कंपनी उसी की तरह की है उसका पीई रेशो भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्योंकि ये पहली और बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल है तो आपको एक ही अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, उसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और आपको एक ही पीई रेशो भी दिया हुआ है जिसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि 10 है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मॉडल में एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए अर्निंग्स पर शेयर यानी कि 0.4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी कि 10 से, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक शेयर की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 4। इसके बाद क्योंकि कंपनी के पास टोटल 5 मिलियन शेयर्स है और कंपनी की हमें टोटल मार्केट वैल्यू बतानी है। टोटल मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू। तो हमारे पास जो एक शेयर की वैल्यू आएगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 मिलियन का अमाउंट आ रहा होगा। फिर है आपके पास डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल तब अप्लाई होता है जब कंपनी को हम डिविडेंड की वैल्यूज की बेसिस पर मेजर कर रहे हों। ग्रोथ का लफ्ज़ इसलिए आ रहा है और कांस्टेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ केसेस में कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो एक सर्टेन परसेंटेज से हर साल ग्रो हो रहा होता है। जब कंपनी का डिविडेंड हर साल ग्रो हो रहा होता है तो हमें इस चीज़ को भी केटर करना होता है कि फ्यूचर के डिविडेंड्स उतने नहीं होंगे जितने आज हैं, बल्कि कुछ मुख्तलिफ होंगे। तो अब हम ये जो डेटा है स्पेसिफिकली इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए, दोनों मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है हमारा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मॉडल। अर्निंग्स पर शेयर को आपने प्राइस अर्निंग्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 0.4 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ₹4 पर शेयर एक शेयर की वैल्यू आई है। जब आपके पास एक स्पेसिफिक शेयर की वैल्यू आ गई
तो आपने टोटल मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास 20 मिलियन सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू आ गई। अब जब मैं बोलता हूँ सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 मिलियन शेयर्स थे उन सब की इकट्ठा टोटल वैल्यू आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो टोटल मार्केट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। देखिए, यहाँ तो हमने क्या किया, मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट किया और फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 20 मिलियन आ गया। यहाँ पर हमने अर्निंग्स पर शेयर को प्राइस अर्निंग्स रेशो से मल्टीप्लाई किया, एक शेयर की अर्निंग को लिया और उसको पीई रेशो से मल्टीप्लाई किया, तो एक शेयर की मार्केट प्राइस आई और फिर हमने उसको 5 मिलियन या नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो सारे शेयर्स की वैल्यू आई। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट को अगर पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर किसी सवाल में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स पर शेयर को नहीं, किसी सवाल में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू को प्राइस अर्निंग्स रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो आपने यहां पर फॉर्मूला लिखा है, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग्स रेशो, यहां अर्निंग्स पर शेयर के बजाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दें। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब 0.4 का मतलब एक शेयर की अर्निंग है। अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करें तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन, 0.4 एक शेयर की अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन सारे शेयर्स की वैल्यू, कितने शेयर्स है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दूं, यानी कि 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि 2 आएगा, 2 मिलियन मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली ये 20 मिलियन का आंसर भी आ सकता है। तो ये दो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जो आपको आपके दिमाग में रखने हैं कि अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा, एक शेयर की वैल्यू आएगी। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सारे शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जो कि हमारे सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। सर, ये तो वही कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है। इसमें एस फ्यूचर वैल्यू होती थी, पी प्रेजेंट वैल्यू होती थी, आई रेट ऑफ ग्रोथ होता था और एन नंबर ऑफ ईयर्स होते थे। लेकिन आपके क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला रीशफल होकर आ रहा होगा या आपको इसको रीशफल करना होगा। देखिए, यहाँ पर हमारा ग्रोथ रेट निकालने के लिए मकसद ये नहीं होता कि हम एस या फ्यूचर वैल्यू निकालें, बल्कि हमें आई निकालना होता है। तो अगर मैं इसको रीशफल करूं, ये जो p 1 + i⁻n से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाएगा तो s डिवाइडेड बाई p होगा। ये जो पावर 1/n है, लेफ्ट साइड पर जाएगी तो पावर 1/n हो जाएगी। और ये जो 1 + i है, इसका 1 उल्टे हाथ पर जाएगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन आप इसी फॉर्मूले को अपने ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसमें आपके पास p सबसे पुराना डिविडेंड होता है, s सबसे रिसेंट डिविडेंड होता है, आई आपके पास जो है वो परसेंटेज होती है जिससे वो डिविडेंड ग्रो हो रहा है, और एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में ग्रोथ मॉडल को समझाया गया है। बहरहाल, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, बस उसको रीशफल किया हुआ होता है। डिविडेंड जस्ट पेड 0.4 इंटू 60% 0.24, क्यों? क्योंकि सवाल में अर्निंग्स पर शेयर 0.4 का दिया हुआ था। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब एक शेयर होल्डर की अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग्स डिविडेंड नहीं होती है। अर्निंग्स में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ हिस्सा बिजनेस में रिटेन किया जाता है। सवाल में क्लियरली स्टेटेड था कि जो पे आउट रेशियो है वो 60% है, यानी कि जितना भी एक शेयर होल्डर के लिए कंपनी कमाती है उसमें से 60% डिविडेंड के तौर पर देती है और बाकी 40% रिटेन करती है। तो 0.4 का हमने 60% लिया, 0.4 का 60% 0.24 आता है। इसका मतलब जितनी हमारी अर्निंग्स थी उसका 60%, जितनी हमारी अर्निंग्स थी उसका 60% हमने डिविडेंड के तौर पर दिया है, यानी कि जो बिल्कुल अभी डिविडेंड दिया होगा वो 0.24 होगा। ये मोस्ट रिसेंट डिविडेंड भी कहलाता है, ये डिविडेंड जस्ट पेड भी कहलाता है। ये वो डिविडेंड है जो मैंने अभी अभी दिया है और इसकी इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद थी। 0.4 टोटल अर्निंग्स पर शेयर है एक शेयर की और 60% उसमें से डिविडेंड के तौर पे दिया जा रहा है, बाकी 0.6 बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट हुआ? अगर आप सवाल देखेंगे ना, तो सवाल की इंफॉर्मेशन में अभी वाला डिविडेंड, सबसे रिसेंट डिविडेंड 0.24 है,
ओल्डेस्ट डिविडेंड 2 साल पहले का 0.22 दिया हुआ था। सो हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, एस मोस्ट रिसेंट डिविडेंड 0.24 डिवाइडेड बाई पी इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 0.22 पावर 1/2। सर पावर 1/2 क्या कैसे, ये जो पावर एन है इधर, इधर से पावर लेफ्ट साइड पर इक्वेशन की जाएगी तो 1/n हो जाएगी। और सर यहाँ पे 2 क्यों है, इसलिए क्योंकि 0.24 और 0.22 में 2 सालों का फर्क है। 0.22 के बारे में लिखा हुआ था ये 2 साल पीछे का डिविडेंड है। मान लो 0.22 डिविडेंड आपने 2023 में दिया था, 2024 में की वैल्यू नहीं है आपके पास, 2025 में आपने 0.24 दिया, तो 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आपने एन की जगह 2 लिखा, -1 ये वाला -1 है, और आपने ग्रोथ रेट 4.45% कैलकुलेट कर लिया। यह आपको ये बता रहा है कि अंदाजन कंपनी का सालाना जो ग्रोथ है ना डिविडेंड में वो 4.45% है। अच्छा सर, अगर हम इसको रीशफल ना करें और यहीं पर वैल्यूज डाल दें, बिल्कुल आप यहीं पर वैल्यूज डाल दें, आप एस की जगह 0.24 लिख दें, पी की जगह 0.22 लिख दें, आई आपने ढूंढना है वो रहने दें, और एन की जगह आप 2 लिख दें, तो भी आप आई ढूंढेंगे तो वो 4.45% आएगा। यानी कि ऑन एन एवरेज कंपनी का डिविडेंड हर साल 4.25 या 4.5% के आसपास इंक्रीज हो रहा। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो 0.22 को एक बार 4.45% से इंक्रीज करें, और फिर 4.45% से मजीद एक और बार जो आंसर है उसको इंक्रीज करें, आप 0.24 पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालते हो। ये ग्रोथ रेट निकालने का एक तरीका है, इसको मैंने एक डिटेल में अलग वीडियो में भी डिस्कस किया है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल थी तो हमने ये देख लिया कि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि एक कंपनी के शेयर की वैल्यू उसके फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगी। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमें ये बताता है कि एक कंपनी के शेयर की वैल्यू उसके फ्यूचर में उसने जितने भी डिविडेंड्स देने हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है उसके बराबर होगी। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पर एक सेपरेट डिस्कशन करी हुई है और डिटेल में बताया हुआ है कि उसका जो फॉर्मेट है या फॉर्मूला है, और थोड़ा सा लिख कर बताया हुआ है कि किस तरह से ये चीज़ें ड्राफ्ट हुई हैं। लेकिन डिविडेंड वैल्यूएशन का जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है वो है डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। सर इसमें डी नॉट क्या होता है, डिविडेंड जस्ट पेड, जो अभी अभी डिविडेंड पे हो रहा होगा, हुआ होगा, तो वो है 0.24। 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट 4.45%, हर साल जितने परसेंट से डिविडेंड ग्रो होता है, डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट, के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सवाल में 13% दिया हुआ था और ग्रोथ रेट 4.45% था। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पर आपको नहीं जाना, ऑल्दो अगर आप इसकी डेरिवेशन पर जाते हैं तो एक चीज़ होती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने, उससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा उसकी डेरिवेशन में नहीं जाना। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किसी सवाल में हर साल अगर डिविडेंड एक कंसिस्टेंट परसेंटेज से ग्रो हो रहे होंगे और फ्यूचर के डिविडेंड्स को मुझे डिस्काउंट करना होगा, यानी कि ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर डिविडेंड्स हैं और उनको जीरो पे लेकर आना है, तो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की एक सेपरेट वीडियो में इसकी मजीद बहुत सारी डिस्कशन होगी, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, बहुत सारे केसेस होंगे, और वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी होगी। अब आपने सारी वैल्यूज पुट इन करी, आपके एक शेयर की वैल्यू 2.93 आ रही है बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अच्छा ये याद रहे कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कह रहा है कि आपके एक शेयर की ट्रू फेयर सही वैल्यू 2.93 है, और अर्निंग्स पर शेयर वाला मॉडल ये कह रहा है कि आपके एक शेयर की सही वैल्यू 0.4 है। इन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, इन दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा, मुख्तलिफ मॉडल से मुख्तलिफ शेयर की प्राइसेस आएंगी। अर्निंग्स पर शेयर वाला मॉडल कुछ और अजम्पशंस पर बेस्ड है, डिविडेंड वाला मॉडल जो है वो कुछ और अजम्पशंस पर बेस्ड है। बहरहाल सारे शेयर्स की जो वैल्यू होगी, अगेन वो 5 मिलियन शेयर्स हैं और उसको 2.93 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 14.65 मिलियन सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू होगी बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 एक छोटी सी एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन है, डिविडेंड पर शेयर ₹6 पर शेयर फॉर एवर एवरी ईयर। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक कंपनी का आप शेयर खरीदोगे और आपको हर साल के आखिर में ₹6 का डिविडेंड मिलेगा। कब तक? हमेशा के लिए। क्या डिविडेंड में कोई ग्रोथ होगी? नहीं। ₹6 ₹6 ₹6 ₹6। अब आपको अगर याद हो तो आपने पास्ट में एक ऐसी चीज़ पढ़ी थी जिसको आप परपेचुइटी कहते थे। तो यहाँ पर कुछ परपेचुइटी से चीज़ें लिंक हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेटेड टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद परपेचुअल डिविडेंड्स। यानी कि आपको कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है
बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद परपेचुअल डिविडेंड्स। परपेचुअल यानी कि फॉर एवर, परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। और आपने एक फॉर्मूला शायद पास्ट में पढ़ा हो जो आपको याद हो, जो होता था P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई आई। तो अगर मुझे फ्यूचर के जो सेम डिविडेंड्स हैं उनकी डिस्काउंटिंग कर ईयर 0 पे लेकर आना है, अगर ईयर 1 पर 6 रुपये है, ईयर 2 पर 6 रुपये है, ईयर 3 पर 6 रुपये है, ईयर 4 पर 6 रुपये है, ईयर 5 पर 6 रुपये है, ईयर 6 पर 6 रुपये है, ईयर 7 पर 6 रुपये है, ईयर 8 पर 6 रुपये है, एंड सो ऑन, हर साल 6 रुपये है और उनको डिस्काउंट कर मुझे ईयर 0 पे लेकर आना है, तो मैं R/I वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। यानी कि हमारा आंसर होगा 6/10% जो कि 60 है। और सारे शेयर्स की अगर वैल्यू निकालूंगा तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 मिलियन शेयर्स हैं तो 300 मिलियन मेरा टोटल फाइनल आंसर बन रहा होगा। इस वीडियो लेसन का जो पर्पस था वो ये था कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि डिविडेंड वैल्यूएशन और पी रेशो मॉडल किस तरह का दिखता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के लिए, पी रेशो मॉडल के लिए मुख्तलिफ वीडियोस और भी बनाई हुई हैं। जब आप सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आती है। हो सकता है कि कुछ बातें इस वीडियो में इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो जितनी किसी और वीडियो में हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाली जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिस्काउंटिंग को थोड़ा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया है। आज की डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को भी मैं अपने पास यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और साथ में आपके पास इसकी जो रेलेवेंट पीडीएफ है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद बातें अगर आपने करनी है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।